अब बात आती है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जो पहला टॉपिक है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या है। जैसे ही क्रांति की बात आती है और राष्ट्र के विचार की बात आती है, दिमाग में एक शब्द कूद पड़ता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि ये दो शब्दों से बना है। एक शब्द को कहते हैं राष्ट्र और एक शब्द को कहते हैं वाद। जहां वाद आ जाता है वो विचारधारा को इंगित करना स्टार्ट कर देता है, वो विचारधारा को बताना स्टार्ट कर देता है। राष्ट्रवाद में क्या होगा भाई, अब राष्ट्रवाद में जो शब्द है राष्ट्र, तो एक व्यक्ति है अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल और धर्म के बने क्षेत्र राष्ट्र को, ये बने क्षेत्र राष्ट्र मतलब छोटा सा एरिया, उसको राष्ट्र कहा जाता है, ऐसा कहना इनका था। लेकिन ये राष्ट्र एकदम से नहीं बनते, ये लंबे प्रयासों, त्यागों, निष्ठा का चरम बिंदु होता है, उसी को राष्ट्र कहा जाता है। जहां पर त्याग हो, निष्ठा हो, इन सब का चरम बिंदु हो, वो आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। मोटे तौर पर परिभाषा देखें, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही आप क्या कह सकते हैं, राष्ट्रवाद कह सकते हैं। अपने देश से जब आपको लगाव हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, उसी को हम राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। तो यहां पर हमने राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को देखा कि राष्ट्र क्या है, वाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, वो भी हमने जानने की कोशिश की। अब राष्ट्रवाद का प्रकट होना या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहां से हुई, तो चूंकि हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं और राष्ट्र का विचार पढ़ रहे हैं तो हम तो यही देखेंगे। तो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट कहां प्रकट हुआ, तो फ्रांस में प्रकट होता है। और फ्रांस में भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही प्रकट होता है। 1789 का फ्रांस कैसा था, जहां पर क्रांति हो रही थी, वो फ्रांस कैसा हुआ करता था, ये एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था या एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था। अब निरंकुश के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ऐसा जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, अंकुश नहीं है, उसको हम निरंकुश कहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति से हुआ क्या, तो फ्रांस की क्रांति ने बड़े स्तर पर राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव किए। इस क्रांति से आप संवैधानिक और राजनीतिक बदलावों को देखेंगे। राजनीति में क्या हुआ, प्रभु सत्ता में परिवर्तन हुआ, सत्ता की स्थिति में परिवर्तन हुआ। राजतंत्र से सत्ता कहां पर स्थानांतरित हो गई, राजतंत्र से सत्ता नागरिकों को स्थानांतरित हो जाती है, नागरिकों को प्राप्त हो जाती है। संवैधानिक व्यवस्था में देखेंगे लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही तय करेंगे कि उनके राष्ट्र की नीति क्या होगी, उनके देश कैसे चलेगा, वो राष्ट्र के द्वारा तय किया जाएगा। मतलब इनके द्वारा यहां पर क्या तय किया जाएगा, यहां पर इनके द्वारा संविधान बनाया जाएगा। वही संविधान तो तय करेगा कि राष्ट्र की नीति क्या होगी, राष्ट्र की नियति क्या होगी, राष्ट्र कैसे काम करेगा। तो यहां पर नीति और नियति तय करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यहां पर क्लियर ये बात। तो फ्रांस की क्रांति से संवैधानिक और राजनीतिक बड़े परिवर्तन हुए, सत्ता का परिवर्तन हुआ, लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन किया गया और नियति तय करने की भी बात की गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए जब क्रांति चल रही थी, उस टाइम पर क्या हो रहा था, तो फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए, कई प्रकार का कार्य किया गया। इन्होंने लोगों में एक सामूहिक पहचान है ना, यह सामूहिक पहचान की भावना को पैदा कर दिया। अब सभी फ्रांस के लोग अपने आप को फ्रांसीसी कहने लगे या फ्रांस की भावना के रूप में जानने लगे। ये फलस्वरूप आप देखेंगे फ्रांस का ट्राई कलर है ना, तिरंगे झंडे का इनने उपयोग किया, 3 रंग का उपयोग करके। और ये क्या करते हैं, सभी के बीच में राष्ट्रवाद की भावना या सामूहिक पहचान की भावना का विकास करना चाहते हैं। इस क्रांति के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तो इस सामूहिक भावना को विकसित करने के लिए ने पितृभूमि और नागरिक विचारों पर विशेष बल दिया, नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया, स्टेट जनरल को बदल दिया, उसको नेशनल असेंबली कहने लगे। और इस नेशनल असेंबली का चुनाव सक्रिय नागरिक समूहों द्वारा होने लगा। सक्रिय नागरिक क्या है और निष्क्रिय नागरिक क्या है, तो सक्रिय नागरिक वो नागरिक हैं जिनको मत का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, उनको सक्रिय कहते हैं। और जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है उनको क्या कहा जाता है, उनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके निष्क्रिय नागरिक कहलाते हैं। क्लियर। इस दौरान जब ये सारी बातें हो रही थी कि भाई हम कैसे करेंगे, पितृभूमि की बात, नागरिक अधिकारों की बात की जा रही थी, झंडा बना दिया गया, उसी दौरान नई प्रकार की रचनाएं, स्तुतियां रची गई, कस्में उठाई गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली को लागू करने की बात की गई। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो टैक्स लगता था वो बंद कर दिया गया। भार और माप की एक सी प्रणाली, एक समान प्रणाली लागू की गई, सब जगह पर एक टाइप की प्रणाली लागू की गई। और आम लोगों की भाषा जो है वो क्या बन जाती है, फ्रेंच आम लोगों की भाषा बन जाती है। फ्रेंच भाषा ही सभी के द्वारा बोली जाने लगी।
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जब क्रांति चल रही थी तो अब चूंकि अब आ गए तो इनको जोश आ जाता है, और जोश में आकर ये लोग क्या कहते हैं, घोषणा कर देते हैं। क्या करते हैं घोषणा, जोश में आकर इन्होंने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य है, मतलब इसकी ये किस्मत भी है और इसका ये टारगेट भी है कि यूरोप से निरंकुश राजशाही को या निरंकुश शासकों को यूरोप से हटाना है, या यूरोप को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना है। इसके लिए यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने के लिए, अगर कोई राष्ट्र अपने आप को या कोई क्षेत्र अपने आप को राष्ट्र के रूप में गठित करना चाहता है तो फ्रांस उस राष्ट्र की मदद करेगा, ऐसा इनके द्वारा घोषणा कर दी गई। बढ़ा चढ़ाकर ये घोषणाएं यहां पर कर दी जाती हैं। अब क्या होता है कि भाई खबर फैल जाती है, पूरे यूरोप के अंदर ये खबर फैलती है कि फ्रांस ने ऐसी घोषणा कर दी कि जिसको जिसको आज़ाद होना है, अगर वो संगठित होते हैं तो उनको मदद करेगी फ्रांस की सरकार, फ्रांस की सेना या फ्रांसीसियों के द्वारा उनकी मदद की जाएगी और वो अपने आप को संगठित करके अपने आप को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। खबर पूरे यूरोप में फैली तो इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों और मध्यम वर्ग में हुआ। छात्र और मध्यम वर्ग जो है, छात्र पढ़ रहा है और मध्यम वर्ग जो है वो एक शिक्षित वर्ग है, इसके ऊपर ज्यादा असर हुआ। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई। ये एक प्रकार के राजनीतिक क्लब हुआ करते थे, इनकी स्थापना होना स्टार्ट हो जाती है और इनकी स्थापना के साथ अब फ्रेंच सेनाओं के लिए पूरे यूरोप में रास्ता तैयार हो जाता है। 1790 में फ्रेंच की सेनाएं कहां, 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के इलाके में घुसती हैं और राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार करने में सफलता प्राप्त करती हैं, क्योंकि उनको वहां के लोकल लोगों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो रहा था, पर्याप्त सपोर्ट प्राप्त हो रहा था। तो वहां पर क्या करती हैं, राष्ट्रवाद के प्रचार का या राष्ट्रवाद के प्रसार का बहुत विचार प्रसार कर पाती हैं। इसी फ्रांसीसी क्रांति के बाद आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनको हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से। ये फोटो आप नेपोलियन की देख लीजिए। नेपोलियन कौन है, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ है। यह फ्रांस के एक प्रमुख सम्राट रहे हैं, महान सम्राट रहे हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था ना। महानतम सम्राटों में से एक हैं और अपनी योग्यता के बल पर ये 24 वर्ष की उम्र में सेनापति बन गए थे। 24 वर्ष की आयु में ये क्या होते हैं, फ्रांस के सेनापति बन जाते हैं। नेपोलियन सम्राट क्या है, तो 1799 से लेकर 1815 तक इन्होंने फ्रांस पर शासन किया। 1799 में फ्रांस के राजदूत बनकर आए और फिर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं। इनके द्वारा कई सारे बड़े कार्य भी किए गए, कई सुधार कार्य भी किए गए। इन्होंने 1804 में एक संहिता निकाली जिसको नागरिक संहिता कहा गया, या कुछ लोगों ने इन्हें इसके नाम पर नेपोलियन संहिता भी कह दिया। क्या हुआ इस नेपोलियन संहिता में, ये क्या है, विशेष रूप से कानून है ना। ये क्या है, विशेष रूप से कानून है। और क्या हुआ इस संहिता के अंतर्गत, तो इसमें विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। क्या है ये विशेषाधिकार, कुलीन वर्ग को और जो पादरी वर्ग है उनको जो स्पेशल राइट मिले थे जन्म के साथ, वो अधिकारों को यहां पर समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए और इनको सुरक्षित किया गया कि हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है और सभी की संपत्ति सुरक्षित करना राज्य का दायित्व है। यह नियम फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो और दूसरे इलाके थे, सभी इलाकों के अंदर लागू किया गया। सभी जगह ये लागू हुआ, सभी जगह ये लगाया गया। प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। क्या होता है भूदासत्व, जमीन गुलाम जो होते हैं, जो गुलाम बना लिए गए, जो जिंदगी भर आपकी खेती ही करेंगे, उनको भूदासत्व कहते हैं। और जागीरदारी शुल्क, मतलब जो जागीरदारों के द्वारा आपसे टैक्स लिया जा रहा था, इनसे भी मुक्ति दिलाई गई। ये सारी घटनाएं कहां हो रही थी, डच गणतंत्र के अंदर, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही थी। शहरों में भी जो श्रेणी संघ का है वो नियंत्रण हटा दिया गया। श्रेणी संघ किस पर नियंत्रण रखती है, तो श्रेणी संघ के द्वारा कारीगरों पर नियंत्रण रखा जाता है, तो श्रेणी संघ के नियंत्रणों को भी हटा दिया गया। अब जो व्यापारी वर्ग है या जो कारीगर वर्ग है वो नियंत्रण मुक्त है, खुले रहकर वो व्यापार कर सकता है, खुलकर वो व्यापार कर सकता है। व्यापार को बढ़ावा देने, अपने प्रदेश की, अपने देश की तरक्की करने के लिए यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। जब यातायात व्यवस्थाएं सुधर गई, संचार व्यवस्था सुधर गई, टैक्स फ्री हो गए, मतलब कारीगरों से, कामगारों से टैक्स हटा लिया गया,
विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो ये सारी बातें हो रही थी, तो एक नए प्रकार की आजादी का अनुभव हो रहा था और इस नए प्रकार की आजादी का स्वाद किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों के द्वारा चखा गया और उनको बड़ा मजा आ गया कि अच्छी सी आजादी आ गई है, अच्छा सा लग गया यहां पर, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए जो मापने की व्यवस्था थी, जो तौलने, वो बड़ी अलग थी, कठिन थी। हर जगह जाओ, सबका बांट अलग अलग लेके जाओ, सबका वेट अलग अलग लेके जाओ, बड़ी समस्या है। तो इसको क्या कर दिया गया, एक राष्ट्रीय मुद्रा बना दी गई और एक मानक भार और एक मानक माप की तैयारी कर दी गई। अब पूरे फ्रांस के अंदर एक मुद्रा चलेगी, 30-35 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जितनी जगह जाना उतने पैसे रखो आप। तो एक मुद्रा कर दी गई और एक मुद्रा के साथ साथ क्या कर दिया गया, मानक भार और मानक नाप, मतलब माप तौल की जो व्यवस्था है वो एक सी कर दी गई कि पूरे यूरोप के अंदर एक सी मानक व्यवस्था यहां पर चलेगी। फ्रांसीसी शासन के प्रति प्रतिक्रियाएं कैसी आने लगी, मतलब शासन को देखकर लोग क्या बोलने लगे कि कैसा शासन है। तो प्रतिक्रियाएं जो है वो कैसी मिल रही थी आपको, मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। मिली जुली का मतलब क्या हो गया, कुछ विरोध कर रहे थे, कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, ऐसी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली। फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया जा रहा था, उनका अभिनंदन किया जा रहा था, उनका तुलादान किया जा रहा था, उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे थे। कैसे दिए जा रहे थे? क्योंकि फ्रांसीसी सेना को, जो जीते गए इलाकों में जब सेना जा रही थी, तो वहां के लोग क्या मान रहे थे कि ये स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले हैं, तो इनको स्वतंत्रता के तोहफा देने वालों की तरह ही इनका मान सम्मान किया गया, इनका आदर किया गया। जैसे कि ब्रुसेल्स में, मेंज में, मिलान में और वारसा, इन सब जगहों पर इनका इसी तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन जो यहां पर ये स्वागत हो रहा है ना, ये आदर का जो भाव है ना, जो आदर का भाव है, या जिसको आप कहते हैं सम्मान, है ना, तो जो सम्मान का भाव है, ये आदर और सम्मान का भाव लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, वहां के लोगों को लगने लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ व्यवस्था है और यहां कुछ हम जैसा चाहते थे, हमारे साथ कुछ वैसा नहीं हो रहा है। तो इस कारण से क्या होगा कि सम्मान या उत्साह किसमें बदल जाएगा, धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगेगा, बुराई हो जाएगी, एक दूसरे को फूटी आंख से देखना ये पसंद नहीं करेंगे। जैसे ही नई जीते गए इलाकों में फ्रांस ने नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगाई, तो जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता की जो बात की जा रही है, या हम सिर्फ स्वतंत्रता की बात कर लें। स्वतंत्रता का मतलब क्या हो जाता है, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप हर एक चीज के लिए स्वतंत्र है। कैसे? आप बोलने के लिए, आप खाने के लिए, आप रहने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए, हर प्रकार से स्वतंत्र है। जब इसमें एक शब्द जुड़ गया जिसको कहा गया राजनीतिक, है ना, राजनीतिक, तो राजनीतिक का क्या मतलब होगा कि पार्टी बनाना, चुनाव में भागीदारी लेना, अपने हिसाब के लोगों को मत देना, जिसका जो मन करे वो चुनाव में भाग ले सकता है, अगर जीत गया तो जा सकता है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं कि आप, राजनीति क्या है, हर एक जगह पर कदम कदम पर इंटरफेयर ना करे, थोड़ी सा फ्री रखे कि भाई पेपर आप अपना निकालो। आप राजनीति में किसी बड़े व्यक्ति का विरोध भी कर पाओ, उसके खिलाफ अगर वो गलत है तो कुछ लिख भी पाओ। ये सब बातें अगर हैं आपके पास तो आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं। तो नई प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, मतलब राजनीति के हिसाब से आपको स्वतंत्रता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि कर बढ़ा दिए गए थे और इन बढ़े हुए करों के बारे में आप कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये टैक्स बढ़ गए थे और इनके लिए आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, कहते हैं तो दंडित होने का डर था। सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब क्या हो गया कि अब आपको आपका अखबार अगर निकालना है ना, अब आपको आपका अखबार अगर निकालना है, पत्रिका अगर निकालनी है, किसी प्रकार का कोई न्यूज आपको निकालनी है, किसी प्रकार की कोई मैगजीन आपको निकालनी है, तो इन सबको सेंसरशिप से पास होना पड़ेगा। वो अगर अलाउ करेंगे कि इसमें छापी गई सामग्री सही है तो वो जाएगी। अब अक्सर क्या होता है कि सेंसरशिप बोर्ड में राजा के या सरकार के मन के व्यक्ति बैठे होते हैं, तो वो सरकार या राजा के खिलाफ कोई बातें लिखी हैं तो उनको छापने नहीं देंगे, भले वो जानते हैं कि ये बात सही लिखी है। तो सेंसरशिप में क्या है, आप अपने मन की अभिव्यक्ति पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से बिल्कुल आप छाप नहीं सकते थे। सेना में जबरन भर्ती, क्योंकि उस टाइम पर युद्ध चल रहा था और फ्रांस में कई सारे युद्ध चल रहे थे क्रांति के दौरान, तो यहां पर सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती की गई, जिससे क्या हो गया, वहां के जो लोकल लोग हैं, जो जीते गए इलाके हैं, उनमें रोष आ जाता है, उनमें थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है।
अब आप देखें कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे निर्माण होगा। तो जब यूरोप के राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं तो हम यूरोप का नक्शा उठाते हैं। नक्शा हम दो प्रकार का लेंगे। एक प्रकार का नक्शा होगा 18वीं सदी का या मध्य 18वीं सदी का, 18th सेंचुरी का, और दूसरा होगा आज का यूरोप, जो आज है, आज के यूरोप का हम नक्शा लेंगे। आज के यूरोप का जब हम नक्शा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि आज के यूरोप में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश आपको, अलग अलग देश आपको देखने को मिलेंगे कि ये स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ये क्या है? राष्ट्र राज्य हैं, या इनको हम आज क्या कह सकते हैं? राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं कि देश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 18वीं सदी या मध्य 18वीं सदी के आसपास का यूरोप देखते हैं तो राजाओं के स्वायत्त क्षेत्र, जिनको आप राजशाही कहते हैं, जिनको आप साम्राज्य कहते हैं, वो साम्राज्यों में बटा हुआ था। जैसे डचियों का क्षेत्र, कैंटनों का क्षेत्र, अंग्रेजों का क्षेत्र, तो ऐसे हॉलैंड वालों का क्षेत्र, नीदरलैंड, ऐसे सब क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था पहले। तो पहले आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमको यहां पर किसी प्रकार का कोई राष्ट्र देखने को नहीं मिल रहा है, कोई राष्ट्र राज्य देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि यहां पर अब साम्राज्य है। मान लीजिए कि हमने साम्राज्य बना लिया, ये इतना बड़ा साम्राज्य हमारा हो गया, हमने मान लिया कि ये हमारा बड़ा साम्राज्य है। इसमें कुछ इलाका यहां पर ये वाला आ गया, कुछ ऐसा एरिया आ गया, कुछ ऐसा आ गया, कुछ ये एरिया आ गया। मान लिया कि हमने ये 5 क्षेत्र हैं। यहां पर अलग प्रकार के लोग रहते हैं, यहां पर अलग प्रकार के लोग रहते हैं, यहां पर अलग प्रकार के लोग रहते हैं, यहां पर अलग प्रकार के, हर एक जगह अलग अलग प्रकार के लोग। लेकिन हमने युद्ध के द्वारा इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और शासन करने लगे, या हम वहां पर अपना कानून चलाने लगे। तो अब इससे क्या हुआ कि यहां पर विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ये लोग मान लीजिए कि अलग धर्म के हैं, अलग संस्कृति, ये अलग धर्म अलग संस्कृति, ये अलग धर्म अलग संस्कृति। इससे क्या होगा कि उनमें कभी भी सामूहिक भाव नहीं पनप पाएगा। उसको पनपने में लंबा समय लगता है, उसको पनपाना पड़ता है, तब पनप पाता है। तो आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, तरह तरह के लोग हैं। इंग्लैंड में जाएंगे तो अंग्रेज हैं, है ना। आप जैसे हॉलैंड के अंदर जाएंगे, नीदरलैंड के अंदर जाएंगे तो आपको डच वाले लोग देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप आयरलैंड में जाएंगे तो आयरिश लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार। फ्रांस में जाएंगे तो फ्रांसीसी लोग देखने को मिलेंगे, स्पेन में जाएंगे तो स्पेनिश लोग देखने को मिलेंगे। तो तरह तरह के लोग इन क्षेत्रों में रह रहे थे। जो साम्राज्य था, चूंकि राजा के द्वारा इस इलाके को जीत लिया गया था, तो उस राजा का साम्राज्य हो गया। अब जो भी इलाके जीते गए वो राजा के साम्राज्य में आएंगे, भले आपकी पटे या ना पटे, आपको तो रहना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण यहां पर क्या है, कोई भी राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हो पाया था तब तक यूरोप में, क्योंकि इनकी इनके साथ नहीं पड़ती थी। ये लोग अपना अलग त्योहार बनाते थे, ये अपना अलग बनाते थे। इनकी कोई समान या साझा संस्कृति नहीं थी, कोई साझा पहचान नहीं थी। इन सब कारण से क्या हुआ कि यूरोप में उस समय तक किसी प्रकार का कोई राष्ट्र राज्य नहीं बन पाया था, राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हो पाया था। इन बड़े बड़े साम्राज्यों में अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, विभिन्न भाषा के लोग रहते थे, और विभिन्न जातीय समूह के लोग रहा करते थे। अलग अलग भाषा और जातीय समूह के लोग रहते थे। जैसे आप देखें यहां पर कि अगर लोगों में बात करें तो लोग जो हैं 2 प्रकार से बटे थे, प्रभावशाली वर्ग और साधारण वर्ग, है ना। कि एक बहुत जो पावरफुल है, राजनेता हैं या बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो प्रभावशाली, बाकी के सब साधारण लोग हैं। भाषा के आधार पर देखें, शासन के आधार पर अगर हम देखें तो हंगरी अकेले राज्य को पकड़ें तो यहां पर भाषा देखी जाए तो यहां पर मैग्यार भाषा 50% जनसंख्या के द्वारा मैग्यार बोली जाती है। और यहां पर शासन जो है हंगरी में, वो हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन है। हैब्सबर्ग में हंगरी के अलावा एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, ये सारे इलाके हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे। अगर हम जाते हैं भाषा की बात करें और दूसरा देखें यहां पर, तो आप देखें कि इसके अलावा बोहेमिया भी इनका एक हिस्सा था। बोहेमिया में कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलता था। गालिसिया में कुलीन वर्ग आप देखेंगे कि पोलिश भाषा बोला करता था। तो भाषा में भिन्नता आपको देखने को मिल रही है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जा रही है। अब जो ये सब प्रभावशाली वर्ग हो गए, कुलीन वर्ग हो गया, चाहे हम पोलिश भाषा की बात करें, चाहे हम और दूसरी भाषाओं की बात करें, ये सब क्या थे, हमने कुलीन वर्ग का हिसाब किताब देखा था। अब आता है साधारण वर्ग। तो साधारण वर्ग के अंतर्गत खेती करने वाले लोग होते हैं, और खेती करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, किसान कहा जाता है। क्या कहते हैं हम खेती करने वालों को, किसान कहा जाता है। तो किसान या किसानों के साथ मजदूरी करने वाले, जिनको किसान मजदूर कहते हैं, वो लोग भी होते हैं। तो आप देखें उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक, कार्नियोल में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व में
ट्रांसिल्वेनिया करके एक जगह है जिसको रोमन लोग कहते हैं। ये सारे इलाके आपको यहां पर देखने को मिले। इन सब जगह पर क्या है, किसान, खेती करने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे कि सब खेती कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, साधारण वर्ग के लोग हैं। आप ये देखें ना, यहां पर ये छोटे छोटे इलाके में आप सब जगह पर आपको क्या है, किसानी, खेती करना, खेती के काम से जुड़े हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप यहां पर आ जाएं, फ्रांस पे आ जाएं, या जैसे बोहेमिया कहा गया है तो ये फ्रांस के अंदर ही आ जाएगा, फ्रांस के साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा बोहेमिया, है ना। या ऑस्ट्रिया के अंदर चले जाएं, हंगरी के अंदर चले जाएं, सब जगह पर क्या है आपका, ये ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा था। अब बात आती है कि जब भूभाग या साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था, ठीक, और इस साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग अपन ने देखे थे कि भाई यहाँ पर अलग प्रकार के लोग, यहाँ पर अलग प्रकार के, 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 ऐसा ही देखा हुआ था ना कि अलग अलग प्रकार के हमने लोग देखे हुए थे। यहां पर मान लिए ए टाइप के, यहां पर बी टाइप के, यहां पर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये नंबर इसलिए लिख दिए हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग अलग स्वभाव के लोग, अलग अलग इनकी सामूहिक पहचान है। तो अब इनके बीच में राजनीतिक एकता कैसे आएगी जब इतना बड़ा साम्राज्य इस प्रकार से बटा हुआ है? तो इसमें राजनीतिक एकता कैसे आएगी? क्योंकि इन सबके ऊपर शासन करने वाले लोग कौन है? इन सबके ऊपर जो शासन कर रहा है वो क्या है? उसको कहते हैं हम सम्राट या राजा। उसको क्या कहते हैं? सम्राट या राजा, जो इसके ऊपर शासन कर रहा है। तो अब बात आता है कि भाई ये सम्राट और जो राजा है उसको कैसे हम डील करें, राजनीतिक एकता कैसे आ जाए? तो राजनीतिक एकता जो है वो इतने सारे लोगों में आसानी से तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि इन सब लोगों में आप आसानी से फर्क कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रभावशाली और साधारण वर्ग अलग से दिख जाएगा, और इनके पोशाक और इनका पहनावा, इनकी संस्कृति सब आपको अलग से दिख जाएगी। तो आप फर्क तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे, और इन सब में आसानी से आपकी जो राजनीतिक एकता है वो नहीं बना सकते और ना ही बढ़ा सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत है तो ना उसको आप बढ़ा सकते हैं। अब क्या करें, इनमें राजनीतिक एकता कैसे बढ़ाई जाए? तो राजनीतिक एकता सिर्फ एक कारण से बढ़ती है कि ये लोग केवल सम्राट के प्रति निष्ठा रखते हैं, क्योंकि इनका देश वेश से लेना देना नहीं है। इनका क्या कहना है कि हमारा जो देश है ना, हमारा जो इनका देश है, बोले ये सब हमारा देश है। ये यहां वाले लोग इसके बारे में सोचेंगे, यहां वाले लोग जो है वो इसके बारे में सोचेंगे। ये यहां पर रह रहे हैं तो उनका मानना यहां हो जाएगा कि हम यहां के हैं। यहां वाले जो लोग हैं वो अपने बारे में सोचेंगे कि भाई हम यहां के रहने वाले हैं। ऐसे ही क्या होगा कि यहां वाले लोग जो होंगे वो अपने बारे में सोचेंगे। तो इनके बारे में आप राजनीतिक एकता के बारे में सोच पाए तो संभव नहीं। वो क्या है, सिर्फ अपने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं। जब वो अपने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं तो राजनीतिक एकता कैसे आएगी? तो इन सबका जो हेड है वो कौन है? उसको सम्राट कहा गया, या राजा कहा गया, या शासक कहा गया। तो सम्राट या राजा या शासक में आपकी निष्ठा जब हो जाएगी, निष्ठा मतलब आपका सम्मान उसके प्रति, आपकी वफादारी उसके प्रति, आपकी लॉयल्टी उसके प्रति हो जाएगी, तो शायद आपके बीच में राजनीतिक एकता बनेगी। कारण क्या? सिर्फ क्योंकि राजा हमारा एक है, इस कारण से। इसके अलावा आप उनके बीच में किसी प्रकार की राजनीतिक एकता नहीं देख पाएंगे, या उनमें राजनीतिक एकता बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर बात? अब आती हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, है ना, इस टॉपिक के बाद दी गई हैं कौन कौन सी। जैसे 1797 में क्या हुआ? तो नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियाई युद्धों का प्रारंभ हो जाता है। 1814 और 1815, 14-15 का समय क्या है? नेपोलियन का पतन और वियना संधि। नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई हारेगा, उसके बाद संधि हो जाएगी। 1821 क्या है? यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष, यूनान के लिए स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। 1848 क्या है? फ्रांस में क्रांति, एक और क्रांति आ जाएगी। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। कौन कर रहा है? मध्यम वर्ग के द्वारा की जा रही है। इतावली, जर्मन, मैग्मार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग बढ़ जाती है। 1859-70 में क्या होगा? 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण कंप्लीट होगा। 1866 से 1871 तक क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होगा। 1905 क्या होगा? हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा। स्लाव क्या होगा हम आगे देखेंगे, किनको हम स्लाव कहते हैं। जो आपका बाल्कन क्षेत्र है वहां पर जो विभिन्न प्रकार के देश है, विभिन्न प्रकार के जो लोग रहते हैं, उनके द्वारा स्लाव या उनको स्लाव कहा जाता है। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी स्लाव कहते हैं। तो उनके बीच में एक राष्ट्रवाद डेवलप हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? हम स्लाव राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो इसका जो विकास हो जाएगा यहां पर, तो ये 1905 के आसपास हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत मजबूत हो जाएगा।